कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम श्रोता भाइयों बहनों को प्रतिभा और हेमा बहन की राम राम। हेमा बहन, हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में कितनी ही बार ऐसी चर्चा की है कि ऋतु चक्र कितने बिगड़ गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर ग्लोबल वार्मिंग का असर अब साफ दिखने लगा है। इस बारिश के मौसम में भी भैया अतिवृष्टि इसी बात का सूचक है कि देश प्रदेश में कितनी भयंकर जनहानि और धनहानि हो रही है। कहने को तो देखा जाए तो भैया ये प्राकृतिक आपदा है, परंतु इसके लिए कहीं ना कहीं मानव यानी कि हम ही तो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल प्रतिभा बहन, और इस बार तो अनुमान से कहीं अधिक मानसूनी बारिश हुई है। पहाड़ों पर तो बादल फटने से कितने ही लोग असमय ही हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से हम सभी को मिलकर सोचना होगा और ठोस उपाय करने होंगे। बिल्कुल हेमा, भरे मन से उन सभी को श्रद्धांजलि जो असमय ही दिवंगत हुए, और भरे मन से याद आया कि भाई अभी पितर पक्ष भी तो चल रहे हैं और हम अपने पूर्वजों को इन दिनों याद करते हुए भावनात्मक हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम जो भी कुछ है ना, वो सब अपने पूर्वजों की वजह से ही तो है। हाँ प्रतिभा बहन, बहुत सही कहा आपने। भारतीय संस्कृति में हर एक चीज का समय निर्धारित होता है। ईश्वर, भगवान आदि को समर्पित कितने ही तीज त्योहार हैं। वहीं इंसानों को भी याद करने के लिए पितृपक्ष विशेष रूप से मनाया जाता है। देखा जाए तो एक प्रकार से ये अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है और उनके ऋण से मुक्त होने के लिए कई प्रकार के व्रत और अनुष्ठान करने का भी समय है। बिल्कुल भाई हेमा, देखो ना, पितृमोक्ष अमावस्या के दिन सभी लोग कितने ही प्यार से अपने घर के पूर्वजों की याद में उनकी पसंद के तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाते हैं। हाँ। और उसको घर की छत पर या फिर मुंडेर पर कितनी आशा और उम्मीद से रखते हैं कि हमारे पूर्वज काग पक्षी यानी कौवा हम जिसको कहते हैं अपनी देशी भाषा में, उनका वेश धरकर उस पूजन को ग्रहण करने आएंगे। कितना आत्मीय संबंध प्रतीत होता है ना? हाँ, आपने तो एकदम बड़े बुजुर्गों पूर्वजों जो हमारे बीच नहीं रहे उनकी याद दिला दी। और प्रतिभा बहन, हमारे बड़े बूढ़े जब हमारे बीच हुआ करते थे तो कितनी अच्छी बातें बताया करते थे और सिखाया करते थे। नाना नानी की कहानियां हो या दादा दादी के घरेलू नुस्खे आज भी कभी न कभी हम लोगों को ये जीवन में काम आ ही जाते हैं। हाँ भाई, देखो ना, बड़े बुजुर्ग हमेशा ही घर में बनाई हुई प्राकृतिक चीजों से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ या फिर औषधियों के इस्तेमाल पर ही ज्यादा जोर दिया करते थे। और देखो ना भाई, आज की हमारी बात का विषय भी हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई अच्छी बातों का ही एक नतीजा है। जी हाँ, दशपर्णी अर्क, प्राकृतिक कीटनाशक एवं रोगनाशक समाधान। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, जिसमें कि देशी तरीके से बनाए गए कीटनाशक और रोगनाशक की बात की जाएगी। बिल्कुल प्रतिभा बहन, और आज है मेहमान क्रम। मेहमान क्रम में आज हमारे साथ होंगे दुग्ध समृद्धि अभियान विषय पर पशु चिकित्सक छत्रपाल टांडेकर से रजनी शर्मा की भेंट वार्ता। और गुरुवार का दिन भी है तो होगा हमारे जो श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम लोक रंजनी का, जिसमें हम हमारे श्रोताओं के फरमाइशी भजन और लोक संगीत सुनवाएंगे। तो चलिए लोक रंजनी क्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये गीत। तो हम चाह रहे थे हेमा बहन, पहले हम अपने श्रोताओं के नाम बता देते हैं। लोक रंजनी फर्म की प्रतिभा बहन, ये पत्र मेरे पास आया है महादेव घाट अमलेश्वर से, और ये श्रोतागण हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुनीला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये लोकगीत।
जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, टेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। अभी आपने सुना ये संदेश और अब हम जुड़ रहे हैं हमारी आज की बात से। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे दशपर्णी अर्क प्राकृतिक कीटनाशक एवं रोगनाशक समाधान विषय पर। भैया, हम तो ये जानते हैं कि कृषि में कीट और रोगों की समस्या बहुत बड़ी चुनौती रही है ना। परंपरागत रूप से किसान भाई कीटनाशकों के रूप में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको बता दें कि इनके लगातार और ज्यादा मात्रा में उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम होती है, फसलों में अवशेष रह जाते हैं और पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी कारण आजकल हमारे किसान भाई फिर से पारंपरिक और जैविक पद्धतियों की ओर लौट रहे हैं। तो भैया इन्हीं पद्धतियों में से एक है दशपर्णी अर्क। दशपर्णी अर्क एक पारंपरिक जैविक कीटनाशी है। हाँ प्रतिभा बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आप बात कर रहे हैं हम लोग दशपर्णी अर्क की, जिसे हमारे देश में ग्रामीण स्तर पर किसान भाई सदियों से तैयार करते आ रहे हैं और इसका उपयोग करते आ रहे हैं। भैया आपको बता दें कि इसका नाम दशपर्णी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 10 प्रकार के कई पौधों के पत्तों से ये बनाया जाता है। हाँ, 10 प्रकार के पौधों के पत्तों को इसमें इस्तेमाल किया जाता जी है। हाँ। इन पत्तों में नीम, धतूरा, अरंडी, कनेर, पपीता, अरहर जैसे पौधे शामिल होते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से कीट प्रतिरोधी गुण पाए जाते हैं। जब इन सभी पत्तों को मिलाकर गोमूत्र और पानी के साथ विशेष विधि से किण्वित किया जाता है तो इनका अर्क तैयार होता है। और ये अर्क फसलों पर कीट नियंत्रण में बहुत प्रभाव डालता है। यह अर्क पूरी तरह से प्राकृतिक, सस्ता और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कीटों को मारने के साथ साथ फसलों को रोगों से भी बचाता है। बिल्कुल हेमा, और फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने में मदद करता है। दशपर्णी अर्क का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसलों पर रासायनिक अवशेष नहीं रहते, जिससे किसान भाई और उपभोक्ता दोनों को लाभ मिलता है। जी हाँ, कुल मिलाकर कहा जाए तो दशपर्णी अर्क किसानों के लिए एक वरदान है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री से बनता है और लागत बहुत कम होती है। साथ ही यह फसलों की सुरक्षा और उत्पादन दोनों के लिए लाभकारी है। किसान भाइयों, अगर आप दशपर्णी अर्क बनाना चाहते हो तो इसके जो भी सामग्री इसमें लगेगी ना, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले नीम के पत्ते 2 किलो, धतूरा के पत्ते 2 किलो, अरंडी के पत्ते 2 किलो, पपीते के पत्ते 2 किलो, कनेर के पत्ते 2 किलो, सौंठ जिसको हम अदरक कहते हैं ना, इसके पत्ते, या फिर ग्वारपाठा जिसको हम एलोवेरा कहते हैं, ये 2 किलो, सिंगली के पत्ते, करेले के पत्ते 2 किलो, अरहर के पत्ते 2 किलो, कड़वी नीम के पत्ते 2 किलो, कपूर, कचरी या फिर बेलपत्र इसके पत्ते 2 किलो। जी हाँ, इसके अलावा गौमूत्र 10 लीटर, पानी 40 लीटर, मटका या ड्रम ढक्कन वाला हो। और ये तो हुई सामग्री की बात। अब आपको बताते हैं दशपर्णी अर्क बनाने की विधि। इस अर्क को तैयार करने में लगभग 15 दिन का समय लगता है। इसे बनाने की प्रक्रिया बेहद सरल है, लेकिन भैया इसमें धैर्य और नियमित देखभाल की जरूरत होती है। इसकी विधि अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सभी 10 प्रकार के पत्तों जिसमें नीम, धतूरा, अरंडी, पपीता, कनेर, ग्वारपाठा, करेला, अरहर, बकैन, बेल, ये सब पत्ते हैं ना, इनको इकट्ठा कर लें और ध्यान रखें हर एक पत्ते की मात्रा लगभग 2-2 किलो होनी चाहिए। पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कर लें ताकि धूल या फिर गंदगी निकल जाए। अब पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें जिससे उनका रस आसानी से निकल सके। जी हाँ, अब इन कटे हुए पत्तों को लोहे की ओखल या मूसल में किसी लकड़ी की भारी चीज से अच्छी तरह कूट लें। कूटने से पत्तों का रस बाहर आता है और उसके सक्रिय तत्व अर्क में घुलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ हेमा, और अगर अर्क को बड़ी मात्रा में बनाना हो ना तो हाथ से चलने वाली मशीन ग्राइंडर का भी उपयोग किया जा सकता है। मिश्रण बनाने के लिए अब एक बड़ा ड्रम या फिर मटका लें जिसकी क्षमता लगभग 50 से 60 लीटर हो। अब उसमें सभी कटे हुए पत्तों को डाल दें। जी हाँ भैया, इसके बाद इसमें 10 लीटर गौमूत्र डालें। गौमूत्र इसमें किण्वन की प्रक्रिया को तेज करता है और रोगनाशी गुण भी पैदा करता है। अब इसमें लगभग 40 लीटर साफ पानी डालकर अच्छे से मिलाएं और लकड़ी के डंडे से पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाएं ताकि सब सामग्री एक सार हो जाए। ड्रम या फिर मटके को ढक्कन से अच्छी तरह बंद कर दें। इसे किसी छायादार और ठंडी जगह पर रखें ताकि इसमें सीधी धूप ना पड़े। और अब मिश्रण को 10-15 दिनों तक ऐसे ही रखना होता है। इस तरह दशपर्णी अर्क को बनाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक कीटनाशक और रोगनाशक समाधान में किया जाता है। बिल्कुल। और इसके बाद हेमा, हम अपने श्रोताओं की फरमाइश पर उन्हें सुनवा रहे हैं ये मराठी अभंग। मराठी अभंग के लिए फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। सोनपुर मल्टी छिंदवाड़ा से श्रीराम बंदेवार, प्रथम बंदेवार, दीपक, दीनानाथ बंदेवार और ज्योति बंदेवार ने। और गुरैये से हमारे श्रोता हैं राजू राउनकर, शिवम शिवाली, सीता राउनकर, अहम बंदेवार, विजय बबलू और अभय बंदेवार, साथ में है नीता बंदेवार। तो चलिए इन सभी की मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं ये मराठी अभंग। भवानी मातेचा आई अंबेचा जगदंबेचा, आई अंबेचा जगदंबेचा, मनात गोंधळ ठसतोय र, मनात गोंधळ ठसतोय र, कसा ठेक्यात संबळ वाजतोय रे हा, मनात गोंधळ ठसतोय र, कसा ठेक्यात संबळ
मनोरा दिसतोय र कसा ठेक्यात संबळ बसतोय सुखाचा मनोरा दिसतोय र कसा ठेक्यात संबळ बसतोय और आइए अब सुनते हैं ये संदेश। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। संदेश के बाद चलिए अब हम फिर से जुड़ रहे हैं हमारे आज के मेहमान क्रम से। तो आज मेहमान क्रम में हमारे बीच हैं दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान विषय पर पशु चिकित्सक छत्रपाल टांडेकर से रजनीश शर्मा की भेंट वार्ता। सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया की राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाना प्रस्तावित है। इसके संबंध में जो प्रशिक्षण है वो आरंभ हो जाएंगे 18 सितंबर से 23 सितंबर के बीच। तो किसान भाइयों, किस तरह का ये अभियान है, किस तरह का इसका कार्यक्रम है और किस उद्देश्य के लिए चलाया जा रहा है, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर छत्रपाल टांडेकर, जो कि जिला पशु चिकित्सालय छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों की ओर से, हमारे पशुपालक किसान भाइयों की ओर से, मेरी ओर से राम राम नमस्कार। राम राम किसान भाइयों। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जैसे कि जानकारी मिली है कि इसमें विकासखंड स्तर पर डॉक्टर, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और मैत्री को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और किस तरह का ये अभियान है इसके बारे में थोड़ा बताइए, और थोड़ा इस प्रशिक्षण किस तरह का है, इसमें क्या जानकारी दी जा रही है या किस तरह का प्रशिक्षण है, उसके बारे में कुछ बताइए। किसान भाइयों, आप जैसे जानते ही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य दिया गया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों जैसे नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य एवं पशु पोषण से पशुपालकों को जागरूक करने हेतु दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जाना है। यह अभियान का उद्देश्य यही है कि हम पशुपालकों को जागरूक करें कि किस तरह से हमारे जो पशु हैं उसमें उन्नत नस्ल का पालन किया जाए और पशुओं की जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बचाव किया जाए, उनके टीकाकरण की जानकारी देना है। पशुपालकों को यह भी जानकारी इस अभियान के तहत दिया जाएगा कि क्या वो खिलाएं जिससे कम लागत में अधिक से अधिक पशु हैं वो अधिक दूध उत्पादन दे सकें। प्रशिक्षण जो हमारे जो विभागीय अमला है, जिसमें पशु चिकित्सक हैं, हमारे जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हैं, साथ में मैत्री जो है, जो बहुत ही ग्रामीण स्तर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर फिर ये अभियान चलाया जा रहा है। इस घर पहुंच सर्वे किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि किस हिसाब से पशुओं को देखभाल की जा सकती है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे हम कि जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा, वो किस तरह चलाया जाएगा, किस तरह संचालित किया जाएगा, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी किसान भाइयों, ये अभियान जो है 3 चरणों में संचालित किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 10 या 10 से अधिक गाय या भैंस एवं भैंस रखने वाले पशुपालकों से व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा। द्वितीय चरण में 5 या 5 से अधिक गाय या भैंस रखने वाले पशुपालकों से, और तृतीय चरण में 5 से कम गाय या भैंस रखने वाले पशुपालकों से संपर्क किया जाएगा। इस अभियान में जो है पहले जो है प्रथम चरण में 10 या 10 से अधिक गाय या भैंस रखने वाले पशुपालकों से गृह भेंट एवं सूची का सत्यापन जिले में पदस्थ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी या मैत्री द्वारा 5 दिवस में किया जाना है, जैसे 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, जब भी ये सर्वे दल आए
तो पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से देवें और साथ में जिन पशुओं को कान में बिल्ला जिसको टैग भी कहते हैं अगर नहीं लगा है तो जरूर लगवाएं। भारत पशुधन ऐप में हमारे जो टैग की जानकारी उसमें जानकारी प्रेषित की जाती है। बिल्ले से काफ़ी चीज़ें हमें पता चल जाता है कि किस पशुपालक का कौन सा पशु है, कृत्रिम गर्भाधान किया है, कोई गर्भ जांच की है या टीकाकरण गए, ये सारी जो गतिविधि है उस टैग नंबर से ही संचालित की जाती है। तो पशुपालक जो भाई हैं, अपने किसान भाई हैं, वो सर्वे दल को जानकारी देंगे और सत्यापन भी हमारे जो पशु चिकित्सक हैं वो भी करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय का भी निरीक्षण होगा इन गाँवों में और हमारे जो उप संचालक स्तर के हैं वह भी जाएंगे और जो भोपाल से स्तर से भी इसकी सत्यता की जाँच की जानी है। तो सभी से किसान भाइयों और पशुपालकों से निवेदन है कि वे स्पष्ट जानकारी दें जिसमें मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जानकारी जो हमारा सर्वे दल है उनको देना चाहिए। पशुपालकों को बताना चाहिए सर्वे दल को, जिसमें हमारे AVFO हैं और मैत्री है, ये सर्वे दल के रूप में काम करेंगे। इनको ये बताएंगे कि हमारा पशु कौन सा है, उस पर बिल्ला लगा है नहीं लगा है, कितने पशु हैं, वो है कि नहीं अभी और किस नस्ल के हैं, इस टाइप की जानकारी उनको देनी। किसान भाइयों, ये जो अभियान चलने वाला है इसके लिए जो हमारे दल बनाए जाएंगे, मतलब इसमें जो अधिकारी गण रहेंगे, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी रहेंगे और मैत्री जो रहेंगे, उनका जो प्रशिक्षण होना है वो 18 सितंबर से लेके 23 सितंबर के बीच में विकासखंड स्तर पे मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया जाएगा। और ये जो ड्यूटी जिनकी रहेगी AVFO की और मैत्री की, वे जो है अपना अभियान की जो शुरुआत होगी 3 अक्टूबर से होगी, जिसमें प्रथम चरण में ये घर घर जा संबंधित है जिनके यहाँ 10 पशु से अधिक गाय या भैंस है, 10 या 10 से अधिक गाय या भैंस है, उन पशुपालकों से संपर्क करेंगे प्रथम चरण में। तो ये 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में रहेगा और फिर उनका सत्यापन किया जाएगा। और ये प्रतिदिन की कार्रवाई जो है, जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हैं मैत्री द्वारा है, पोर्टल में या गूगल शीट में दर्ज की जाएगी। इसके लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है जिससे पशुपालकों का सत्यापन राज्य स्तर से किया जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आप दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान की दे रहे हैं, इससे जुड़े प्रशिक्षण पर दे रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं कि इसका क्या लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा, पशुपालकों को मिलेगा और किस तरह का फ़ायदा इससे हमारी खेती को मिल सकता है? किसान भाइयों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये बहुत ही अच्छा एक अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है दुग्ध उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य दिया गया है। इस अभियान के तहत हम उसको पूर्ति करने की एक अग्रसर होंगे। इसमें पशुपालकों से सीधा संपर्क किया जाएगा, विभागीय अमला जो हमारा सीधा संपर्क करेंगे और उसमें जानकारी देंगे पशुपालकों को कि किस तरह से नस्ल सुधार किया जाना है, पशु का स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी देंगे, साथ में पोषण से ही अवगत कराएंगे। अभी क्या होता है कि पशुपालक जो उपलब्ध संसाधन है उसका उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। कई बार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है, अब उसका किस हिसाब से अनुपात खिलाएं कि जिससे कम लागत में जो दुधारू पशु हैं वो अधिक दूध का उत्पादन कर सके। तो ये एक सीधा संपर्क है हमारे विभागीय अमलों का पशुपालकों के मध्य में। इसका अभियान का जरूरी लाभ पशुपालकों को लेना चाहिए और एक सहायता भी करना चाहिए कि हम दुग्ध उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। पशुपालकों को में एक विभागीय जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत ही अच्छी योजना है और बहुत अच्छा अभियान है। निश्चित रूप से हमारे पशुपालक अगर इसका लाभ लें तो उनका जो दुग्ध उत्पादन है वो कैसे बढ़े, इस पर वो काम कर सकते हैं, ऐसे उपाय अपना सकते हैं जिनसे उनके दुग्ध उत्पादन बढ़े, उनकी अतिरिक्त आय के स्रोत बढ़े और जो हमारा किसान है आत्मनिर्भर बने। पशुपालन और खेती एक दूसरे से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी और उपयोगी जानकारी दी। हमारे किसान भाइयों से इतनी अच्छी आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। राम राम किसान भाइयों। अभी आपने सुना आज के मेहमान क्रम में भेंटवार्ता दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान विषय पर पशु चिकित्सक छत्रपाल टांडेकर से रजनीश शर्मा की भेंटवार्ता। और आइए लोकनजरी क्रम की अगली फरमाइश हम आपको सुनवा रहे हैं। फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं टावर स्ट्रीट न्यूटन से निसार खान, उमेश गुप्ता, अमरनाथ, अभिलाष सूर्यवंशी, अबरार, महेश शुक्ला, शैलेंद्र राय और मित्रगण। इन सभी श्रोताओं की मिलीजुली फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।
भरोसो नहीं आए तन को, तनक भरोसो नहीं लाल, तनक भरोसो नहीं आए तन को, तनक भरोसो नहीं लाल। खा ले पी ले और बिलस ले, खा ले पी ले और बिलस ले, और बिलस ले, और बिलस ले, संग कचून जे है तन को, तनक भरोसो नहीं लाल, तनक भरोसो नहीं आए तन को, तनक भरोसो नहीं लाल। जब जमराजा के छूट सिपाही, जब जमराजा के छूट सिपाही, घालन लगे मुगरिया तन को, तनक भरोसो नहीं लाल, घालन लगे मुगरिया तन को, तनक भरोसो नहीं लाल। कोठन कोठन दुखत प्राण जे, कोठन कोठन दुखत प्राण जे, दुखत प्राण जे, हाँ दुखत प्राण जे, को काऊ को नैया तन को, तनक भरोसो नहीं लाल, तनक भरोसो नहीं आए तन को, तनक भरोसो नहीं लाल। और अब हम लोकरंजनी क्रम को यहीं दे रहे हैं विराम, और अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। तो मैं प्रतिभा बहन और मैं हेमा बहन आप सभी से कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।